नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एके आइडियल स्टडी में। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में फिर से एक बार आ चुका हूं दोस्तों। तो हमारा जो पिछली बार चैप्टर चल रहा था वो हमारा चल रहा था लेसन में से, जैसा कि मैं आप पहले बता चुका हूं कि वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके सेवा में, जो कि जिसका नाम होगा प्रतिशतता, परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था करने के लिए। वो काफ़ी बच्चों ने किया भी है, लगभग 10 बंदे ने किया है वो क्वेश्चन और बढ़िया आंसर दिया है दोस्तों। तो हमें खुशी होती है जब आप क्वेश्चन का सही आंसर देते हो। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं क्वेश्चन नंबर। देखना है, ये क्वेश्चन था जो हमने पिछली बार मतलब करने के लिए दिया था दोस्तों आपको। क्वेश्चन है ये कि 3 संख्याओं का लसागु एक पंक्ति में लिखकर तथा न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक भाजक, जो भाजक है ना, जो भाजक है वो क्या है, 2 2 3 5 है, तथा अंतिम पंक्ति में 1 2 3 आता है। ओके, तो यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभाजित होती हों, तो वे संख्याएं क्या क्या होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको वो नाम बताना चाहूंगा जिसने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो वो नाम क्या है दोस्तों? नंबर 1 मानसी, नंबर 2 राहुल, नंबर 3 तरुण, नंबर 4 तरुणा, नंबर 5 शिवम, नंबर 6 अजय, नंबर 7 रिंकू, नंबर 8 अनमोल, नंबर 9 सुमित, नंबर 9 बोल दिया दोस्तों सुमित, नंबर 10 गौरव। तो ये हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। ठीक है, चलो कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन काफी मतलब ठीक है दोस्तों वैसे, लेकिन इजी भी काफी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझने का नजरिया चेंज करना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करता है ना। तो ये इन्होंने बोला है दोस्तों कि 3 संख्याएं। ठीक है, 3 संख्याएं, तो हमेशा हम जो ऑप्शन उठाते हैं ये ऑप्शन से बहुत ही इजी होगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम ऑप्शन ही उठाएंगे। तो हमेशा ऑप्शन कौन सा उठाते हैं दोस्तों? हम बी उठाते हैं। तो अब भी उठा, तो बी उठा लिया ऑप्शन। तो संख्या क्या मानी हमने? 60, 120 और 180, ये संख्या मान ली हमने। ठीक है, अब जैसा कह रहे हैं वैसा करना है। ये बोल रहे हैं कि 3 संख्याओं का लसागु है एक पंक्ति में लिखकर। ठीक है, 3 संख्याओं का लसागु है पंक्ति में लिखकर। ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं दोस्तों हम, जो लसागु निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो अब भी ये तीनों संख्या मैंने ऐसे लिख दी। 3 संख्याओं का लसागु एक पंक्ति में लिखकर, ये लिख दी, पंक्ति में लिखकर तथा न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। न्यूनतम अंकों से भाग देकर, ऐसे भाग देकर ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही निकालते हैं हम लसागु। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला है? शुरू से, है ना, ज्ञात किया जाता है शुरू से अंत तक भाजक क्रम से 2 2 3 5 है। मतलब इसमें जिन संख्याओं को भाग देना है वो संख्याएं हमारी 2 हैं, फिर 2 है, 3 है, 5 है, ये है। ओके, तथा अंतिम पंक्ति में 1 2 3 आता है। अंतिम पंक्ति में लास्ट वाली पंक्ति जो बिल्कुल लास्ट में होगी दोस्तों, उसमें क्या आता है? 1 2 3। तो हमें बताना है कि यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होती हों, तो वे संख्याएं क्या होंगी। मतलब कहने का ये है, अगर हमने ये संख्याएं मानी है तो ठीक है, और अगर इनमें 2 2 3 5 न्यूनतम अंक यही होंगे दोस्तों, जो डिवीजर है हमारे भाजक वो यही है। मतलब ये संख्या इन तीनों से पूरी पूरी कटनी चाहिए, मतलब चारों डिजिट से। ठीक है, लास्ट पंक्ति में 1 2 3 बचना चाहिए। अगर ये शर्त हमारी पूरी हो जाती है तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसे करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 2 से कितनी बार कटता है दोस्तों? ये 30 बार। ठीक है, फिर 2 से 120 में देंगे तो कितना आएगा? 60। फिर 2 का 180 में देंगे तो क्या आएगा? 90। ओके, उसके बाद अब किसका भाग? फिर दो मतलब 2 बार से 2 दोस्तों, फिर 2 का भाग देना है, 2 का। ठीक है, तो फिर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 से कितनी बार? 15 बार। 60 में देंगे तो कितना आएगा? 30। और 90 में देंगे तो क्या आएगा? 45। ओके, नेक्स्ट जो डिवीजर है वो क्या है दोस्तों? 3। तो 3 से भाग देंगे तो 3 से कितनी बार? 5 बार। 3 से कितनी बार? 10 बार। और 3 से कितनी बार? 15 बार, क्योंकि 15 3 जा ही 45 होता है, 15 3 45। ठीक है, तो ये आ गया। 2 से भी भाग दिया, 3 से 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, पूरा पूरा कट रहे हैं अभी तक। ठीक है, लास्ट डिवीजर और देख लेते हैं जो कि हमारा क्या है? 5।
तो 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। क्या आ गया दोस्तों हमारा 1 2 3, लास्ट पंक्ति में 1 2 3। और ये भी इन्होंने भी ऐसा ही बोला है कि जो लास्ट पंक्ति में आएगा वो 1 2 3 आएगा। ठीक है, तो हमारी सर सारी क्या होगी दोस्तों पूरी। ठीक है, जो इन्होंने बोला है वही पूरा होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट। ओके दोस्तों, तो हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज। तो आप भी जानते होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना महत्व है इस चैप्टर का। ठीक है, बाकी जो अदर चैप्टर हैं उसमें भी इसका बहुत ही उपयोग है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस है, साझा वगैरह बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें इसी का यूज होता है, और बिना परसेंट के तो कुछ है ही नहीं, आप भी जानते हो। ठीक है, तो मुझे इस चीज की बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये चैप्टर आपको ध्यान से देखना है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेंगे हम इसके सारे क्वेश्चन लगभग। ठीक है, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ इस प्रकार दोस्तों। तो प्रतिशतता, ठीक है, परसेंटेज है क्या दोस्तों, पहले मैं ये बताऊं। देखो प्रतिशत, परसेंट है ना, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक है, ये देखो आप प्रतिशत है ना। तो प्रतिशत अगर मैं दोस्तों इसका संधि विच्छेद करूं, प्रति प्लस शत। ठीक है, प्रति प्लस शत। तो प्रति माने क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, और शत माने क्या होता है 100, शत शत नमन, 100 बार नमन। ठीक है, तो शत माने क्या होता है 100 और प्रति माने क्या होता है प्रत्येक। तो इस बात का क्या मतलब है, प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत मतलब प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से एक, प्रत्येक 100 में से एक। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, कि 5%, 5%। ठीक है, मैंने बोला 5%, तो 5% का मतलब क्या है दोस्तों, 5% मतलब 100 में से कितना दोस्तों 5। ठीक है, प्रत्येक 100 में से कितना 5। ठीक है, ये है प्रतिशत का मतलब, है ना। और अगर हम जब प्रतिशत के साइन को हटाते हैं दोस्तों तो अपोन में आ जाता है 100। अगर मैं बोल रहा हूं 5%, तो उसका मतलब क्या है 5 कितने में से 100 में से, तो 100 में से 5 दोस्तों, प्रत्येक 100 में से 5। ठीक है, तो 5, तो जब हम प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो अपोन में क्या लगाते हैं 100। ठीक है, जब हम प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो अपोन में क्या लगाते हैं 100। ठीक है, ऐसे करके, जैसे कि 5%, तो क्या हो गया 5/100। लेकिन अगर परसेंट में चेंज करना होता है दोस्तों तो फिर 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर परसेंट हटाना है तो 100 का डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर परसेंट के रूप में चेंज करना है तो 100 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। आप जानते होंगे, अभी आप देखो क्लास जब हम करते हैं, जैसे 12th क्लास की बात करता हूं मैं, तो 12th क्लास में हमारे जो पूर्णांक आते हैं दोस्तों वो कितने में से आते हैं 500 में से आते हैं। किस में से आते हैं 500 में से हमारे, ठीक है, मार्क्स आते हैं 12th क्लास में। अब जितने भी मार्क्स आते हैं और आपसे कोई पूछे कि उसके प्रतिशत बताओ आपके कितने प्रतिशत हैं, तो दोस्तों आप करोगे क्या, आप यही तो करोगे कि जितने नंबर आपके आए हैं, जितने मार्क्स आपने गेट किए हैं, वो क्या रखोगे तुम ऊपर। और क्योंकि कितने में से आए हैं दोस्तों 500 में से, तो 500 परमानेंट नीचे रहेगा। ठीक है, जितने नंबर आते हैं, जितने मार्क्स आते हैं उन्हें हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, जितने में से आते हैं उन्हें नीचे रखते हैं, और 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या करना है परसेंट बताना है। ठीक है, तो मान के चलता हूं मैं कि हमारे नंबर 500 में से, जैसे मानो 400 नंबर है किसी के। ठीक है, किसी स्टूडेंट के 12th क्लास में 500 में से 400 नंबर हैं, तो उसके कितने प्रतिशत नंबर हो गए, तो 400 को क्या रखूंगा दोस्तों मैं ऊपर। ठीक है, 400 क्या रखेंगे हम ऊपर, और बटे कि में क्या रखेंगे 500, क्योंकि 500 में से। ठीक है ना, 400 मार्क्स है आउट ऑफ 500। ठीक है, तो 400 नंबर है 500 में से, तो कितने प्रतिशत हो गए, तो 400 बटे 500, और क्योंकि प्रतिशत में क्या करना है लाना है, तो गुणा में क्या कर दूंगा मैं 100। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो 100 से कितनी बार कट जाएगा 5 से, क्योंकि 100 पंजे 500, और फिर 5 से ये कितनी बार कटेगा 80 बार। इसका मतलब उस स्टूडेंट के कितने परसेंट नंबर आए हैं, 80% नंबर आए हैं, 80%। तो ये दोस्तों हमारा परसेंट है। ठीक है, जिसका हमें परसेंट का साइन हटाना है तो अपोन में 100 लिखते हैं, और परसेंट के रूप में चेंज करना है तो इनटू में 100 लिखते हैं, मतलब 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतना आप समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम। जैसे कि मैंने आपको बोला कि
मान के चलो दोस्तों, मैं आपको जैसे बोलूँ, मैंने बोला 10%। क्या बोला मैंने? 10%। ठीक है, तो 10% दोस्तों, अगर हम, ठीक है, फ्रैक्शन को, अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में देखें, अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में देखें, ठीक है, तो फ्रैक्शन के रूप में आसानी से चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, मान के चलो 10% है और ये मुझे फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, भिन्न के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको पता है भिन्न में क्या होता है, न्यूमरेटर भी होता है, डेनोमिनेटर भी होता है, मतलब अंश और हर दोनों होते हैं। ठीक है, तो मैंने परसेंट का साइन हटाया तो अपॉन में क्या आया, 100। ठीक है, अपॉन में आया क्या, 100। अब क्या करूंगा मैं, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, मतलब क्या आ गया, 1/10। क्या आ गया, 1/10। तो 10% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/10। ठीक है, मतलब अगर किसी राशि का हम बोलते हैं 10% बताओ, तो इसका मतलब है उसका हमें क्या है, उसका हमें 10वां भाग बताना है, 10th। ठीक है, 10th पार्ट, उसका 10वां भाग बताना है दोस्तों। ओके, ये मैं बोलता हूं 20%, मैं बोलता हूं 20%। ठीक है, तो 20% का मतलब 20 बटे में 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब 1/5। मतलब 20% का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/5। क्या होगा, 1/5। तो इसी प्रकार से हम जब परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन करने में हमें बहुत आसानी मिलती है दोस्तों। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन जब अगर हम कभी परसेंट को, ठीक है, परसेंट को डायरेक्ट में आपको फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दें तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि कैसे करते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार 30% है तो उसका क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेंज कर लेंगे। तो अगर मैं सीधा 20% के लिए बोलूँ तो 1/5। ठीक है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। इसी प्रकार, ठीक है, 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/5, है ना। तो ऐसे हम फ्रैक्शन लेके और क्वेश्चन करेंगे, तो आप उस बात को समझने का प्रयास करना, ये नहीं समझना है कि ये पता नहीं फ्रैक्शन कैसे बनेगी। तो दोस्तों फ्रैक्शन ऐसे बनाते हैं, परसेंट से फ्रैक्शन। अगर मानो अगर फ्रैक्शन से परसेंट बनानी हो, देखना क्या निकाला हमने, 1/5। कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर। ठीक है, 20% के बराबर 1/5 है। लेकिन अगर मुझे 1/5 दोबारा से, ठीक है, परसेंट के रूप में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो इस 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 20 जा 20%। ठीक है, 20% आ गया, तो वही तो बात है। ठीक है, तो ऐसे हम जो परसेंट है उन्हें फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन से चाहे तो परसेंट के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। परसेंट का मतलब क्या है, प्रत्येक 100 में से। ठीक है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाते हैं, और परसेंट में चेंज करना है तो गुणा में 100 करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इतना समझ पा रहे होगे, आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम अब आते हैं फॉर्मूले पे। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 4-5 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें बस देखने करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कुछ फॉर्मूले हैं, वो क्या है। नंबर 1 फॉर्मूला पहला, अगर इस टाइप से कोई आता है दोस्तों कि यदि a का मान b से x% अधिक हो, यदि a का मान b से x% अधिक हो तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ भी आता हो, है ना, एक चीज दूसरे से अधिक हो तो दूसरी चीज पहले से कितने % कम होगी। ठीक है, इस टाइप से कोई बात है, या फिर, ठीक है, या फिर इस टाइप से हो दोस्तों, फॉर्मूला इन दोनों सिचुएशन में यही लगेगा। या फिर ऐसा हो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर कोई वस्तु है माना, ठीक है, उसका मूल्य पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो एक व्यक्ति है या कोई भी परिवार है, मान है ना, जितनी खपत हो, जितनी पहले उस चीज को यूज कर रहे थे, ठीक है, तो अब तो कम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसको महंगी होगी, रुपए का बजट देखना पड़ेगा, जितने रुपए पहले हमारा बजट था उतने ही अब रुपए खर्च करने हैं, लेकिन वो वस्तु हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर कम खरीदनी पड़ेगी, उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि हमारे खर्च उतना ही हो जितना पहले होता था। तो ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो, कितने % कम होगा दोस्तों, x/100 + x × 100, आंसर, बस बात खत्म। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, जितने प्रतिशत की अधिक, जैसे x% अधिक है ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना, x/100 + x × 100%। ओके,
तो सेकंड फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, अभी जो पहला फॉर्मूला था वो क्या था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन था मात्र। उसमें क्या था, यदि a का मान b से x% अधिक हो, ठीक है, और अब क्या है, कम, ठीक है, और यहाँ क्या था, अधिक, यहाँ पहले कम था, यहाँ अधिक है, ठीक है। मतलब यदि a का मान b से x% कम हो तो b का मान a से कितने परसेंट अधिक होगा, ठीक है। ऐसे ही है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी की जाए, पहले वृद्धि की गई थी, ठीक है, कमी की जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, x/100 + x, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, x/100 - x, सेम इट इज फॉर्मूला है। ओके, अगला फॉर्मूला है दोस्तों हमारा फॉर्मूला नंबर 3, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य p है, ठीक है, तथा यह r% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो t वर्ष के बाद उसके मूल्य कितना हो जाएगा, t वर्ष बाद, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारा दोस्तों ये चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला ही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, a बराबर p × 1 + r/100 t। अगर बढ़ रहा है दोस्तों तो प्लस साइन लेना है, और अगर घट रहा है तो माइनस साइन लेना है, बात खत्म, ठीक है। अगर बढ़ता हो तो प्लस लेना है, ठीक है, और अगर घट रहा हो तो इसी फॉर्मूले में माइनस ले लेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य p है तथा उसके मूल्य में पहले वर्ष में r1% की वृद्धि होती हो, दूसरे वर्ष में r2% की वृद्धि होती हो, तीसरे वर्ष में r3% की वृद्धि होती हो, या फिर चौथे में r4, जितना भी चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं होगा, जितने भी वर्ष तक चल रहा हो ऐसे ही लेते चलेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला है दोस्तों, a बराबर p × 1 + r1/100 × 1 + r2/100 × 1 + r3/100, और चौथा होता तो × 1 + r4/100, 5 होता तो 1 + r5/100 अप टू इन्फिनिटी। जो दोस्तों जहां तक भी चलना है चलते रहेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। यहाँ इस फॉर्मूले में पावर नहीं आती है क्योंकि रेट अलग अलग है, दर अलग अलग है हर बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूले दोस्तों हमारे, एक और फॉर्मूला है दोस्तों हमारा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। बस यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, विश्वास मानिए क्वेश्चन इन्हीं से होंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी। ओके, देखो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि हो या कमी हो, ठीक है, क्या हो, वृद्धि हो या फिर कमी हो, है ना, तथा बाद में y% की वृद्धि हो या कमी हो, ठीक। पहले x% की, पहले क्या था दोस्तों, x%, फिर क्या था y%, तो अंत में उस वस्तु के मूल्य में कितने % वृद्धि होगी या कमी होगी, क्वेश्चन है हमारा ये। ओके, मतलब कहने का ये है कि कोई वस्तु है, जैसे बोल देते हैं दोस्तों कि पहले कोई मतलब वस्तु है, पहले उसके मूल्य में कुछ % की वृद्धि होगी, फिर कुछ दिन बाद उसके मूल्य में कमी होगी, ठीक है, ऐसे करके। तो मतलब कहने का ये है, जब कभी 2% आ रहे हो दोस्तों, कभी भी 2% आ जाए, वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, कमी हो रही हो, कमी हो रही हो, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही हो, मतलब कुछ भी ऐसे, ठीक है, 2% आ जाए और लास्ट में हमें उसका फाइनली, ठीक है, क्या बताना हो कि कितने उसके मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई या कमी हुई, ठीक है, लास्ट फाइनली। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, +-x +-y +-xy/100% आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, देखो, अगर वृद्धि होनी है तो दोस्तों प्लस साइन लेंगे, अगर वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे और कमी होगी तो माइनस लेंगे, बस, ठीक है। इस बात का हमें इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वृद्धि होती हो तो प्लस लेंगे और अगर कमी होती हो तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये फॉर्मूले हमारे कंप्लीट, ठीक है। तो आप इन्हें जरूर कर लें बड़े तरीके से, क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इन्हीं की सहायता से होंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला होगा, ठीक है। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब लंबाई को भी 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया कितने % बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखना, हमें लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अभी बताया है आपको लास्ट फॉर्मूला जो बताया था 5वां, कि जब 2% की बात देखो तो उसे लगा देने, ठीक है, +-x +-y +-xy/100, बात खत्म, ठीक है। ना तो हमें 12 से मतलब है और ना ही हमें 8 से मतलब है, हमें केवल 20 से मतलब है, ठीक है। अब क्योंकि वो भी 20% बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो साइन कौन सा लेंगे हम, प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो ले लो, पहले कितने की वृद्धि हुई, 20 की, ठीक है, +x,
ठीक है। फिर कितने की वृद्धि, लंबाई में भी 20% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस मतलब एक्स वाई, अब तो 20 में 20 की करेंगे दोस्तों क्या आएगा 400, है ना, और अपोन में क्या था, अपोन में 100, ठीक है। तो प्लस मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, देखा 100 से कितनी बार कटा है 4 बार, ठीक है। तो 20 और 20 40, 40 और 4 44, ठीक है। तो जो हमारा एरिया है दोस्तों उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 44% की, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सारा ही चैप्टर ऐसे होगा दोस्तों, बस ध्यान से समझते रहिएगा, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको बस उनको ध्यान कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राजीव की आय मोहन की आय से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन की आय से 15% कम है, तो राजीव तथा सुमन की आय का अंतर 2660 रुपए हो तो मोहन की आय क्या होगी, ठीक है। अब देखना है किस किस का जिक्र है दोस्तों, राजीव, आर फॉर राजीव, ठीक है, और एम फॉर मोहन और एस फॉर सुमन। तो 3 बंदे का जिक्र है दोस्तों, राजीव मोहन सुमन। अब ये क्या कह रहे हैं कि राजीव की जो आय है वो मोहन से 40% अधिक है, मोहन से 40% अधिक है, और मोहन की आय किससे कम है, सुमन से 15% कम है, मोहन की आय सुमन से 15% कम है, ओके। तो दोस्तों मैंने सुमन की आय क्या मान ली 100 मान ली, मैंने सुमन की आय को क्या माना 100, और मोहन की आय सुमन से 15% कम है, तो ठीक है। तो फिर ये किसकी, मोहन की कितनी बची दोस्तों 85 बची, कितनी बची 85, ठीक है। और जो इसकी है राजीव की आय वो मोहन की आय से कितने परसेंट अधिक है दोस्तों 40% अधिक है, ठीक है, 40%, मतलब 85 गुना 140 बटे 100, 85 गुना 140 बटे 100, ठीक है। तो जीरो क्या होगी कैंसिल, है ना, 5 से कितनी बार कटेगा ये 7 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 7 बार, 17 7 क्या हो गया 119 हो गया दोस्तों, क्या हो गया 119, ठीक है। इसका मतलब राजीव की आय कितनी है 119 रुपए, मोहन की आय कितनी है 85 रुपए, और सुमन की आय कितनी है 100 रुपए, ठीक है। दिया क्या हुआ है हमें क्वेश्चन में कि राजीव तथा सुमन की आय का अंतर 2660 रुपए है, राजीव तथा सुमन की आय का अंतर कितना है हमारा, यहां से देखते हैं दोस्तों, तो अंतर हमारा कितना बैठ रहा है 19, ठीक है। कितना अंतर बैठ रहा है हमारा 19, तो ये 19 किसके बराबर होगा हमारा 2660 के, 2660 के बराबर होगा, ठीक है। हमें बतानी है मोहन की आय, तो मोहन की आय कितनी है यहाँ 85, ठीक है। जब 19 इसके बराबर है दोस्तों तो 85 किसके बराबर होगा, पहले 19 किसके बराबर है 2660 के, तो 1 का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, 19 का डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। तो 19 एकम 19 कितना बचा 7, उतार लिया 76, 19 चौक 76, 140 आ गया दोस्तों, क्या आ गया 140। हमें बताना 85 का मान, तो 85 की क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, 14 112 और 7 119, ठीक है, 900, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हुए दोस्तों, एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, मतलब 80% का मत प्रयोग किया गया है केवल, है ना, तथा 2 उम्मीदवार ए और बी हैं, जिसमें से ए ने कुल मतों का जो टोटल वोट है उसका 40% मत प्राप्त किए तथा बी ने जितने मत पड़े उनका 60% मत प्राप्त किए तथा वह 1600 मतों से जीत गया, तो बी को कितने मत मिले ये बताना है। अब दोस्तों जो टोटल वोट है, टोटल वोट वो तो हमें पता नहीं है, मान के चलो कि टोटल वोट कितनी है हमारी 100 है, टोटल वोट कितनी है 100। अब इनमें से कितने वोट पड़े हैं केवल 80, 20 वोट नहीं पड़े दोस्तों, ठीक है। ऊपर बोला हुआ है कि 20% मतों का प्रयोग नहीं किया है, तो 100 का 20% 20 होता है, इसका मतलब 100 वोट है टोटल, लेकिन 20 वोटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो केवल 80 वोटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, अब ए के कितने परसेंट वोट आए दोस्तों, ए ने कुल मतों का 40%, कुल मतलब 100 कुल मत जो इसका है, तो ए ने कुल मतों का 40% वोट हासिल किए, तो 100 का तो 40% 40 ही होता है दोस्तों, ठीक है। और बी ने जितने वोट पड़े उसका 60% प्राप्त किए, तो वोट कितने पड़े दोस्तों 80, तो 80 का 60% किसको मिले बी को, 80 का 60%, तो 80 का 60% जब निकालेंगे दोस्तों 80 का 60% तो क्या आएगा 48, इसका मतलब बी को कितने वोट मिले 48, ठीक है। और बी ए से कितने मतों से जीत गया 1600 मतों से,
तो बी को कितने वोट प्राप्त हुए, तो बी 1600 मतों से जीत गया, मतलब बी के वोट ए से 1600 फालतू हैं। और यहां देखा दोस्तों कि बी के कितने फालतू हैं, 8। कितने का अंतर है दोस्तों, 8 का। ठीक है, ये 8 ही किसके बराबर होगा, 1600 के। 8 ही किसके बराबर होगा, 1600 के। तो 1 किसके बराबर हो गया, 200 के। ठीक है, किसके वोट बताने हैं, बी के। और बी को कितने वोट मिले हैं दोस्तों, 48। कितने मिले हैं, 48। तो 48 में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों हम, 200 की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 96। ओके, तो बी को कितने वोट मिले, 96। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। ओके, अभी वही वाला फॉर्मूला, कितने परसेंट है, 2% है, तो हमें मतलब ही नहीं किसी चीज से, वही लगा दो, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं दोस्तों तो प्लस ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 9 + 12 प्लस के 12 निम्मा 108 अपोन में क्या आएगा, 100। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। तो 12 और 9 क्या होते हैं, 21 प्लस 100 का 108 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.08। ठीक है, तो 21 में 1.0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 22.08। इतने परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था। ठीक है, अच्छा, अगर टोटल परसेंट की बात करूं तो कितने प्राप्त करे दोस्तों, 60%, लेकिन पहली परीक्षा में कितने थे, 80%। अब देखते हैं, देखो दो परीक्षा थी दोस्तों, दो, तो देखो पहली परीक्षा, ठीक है, और दूसरी परीक्षा, ये क्या रेशो दिया है दोस्तों इनका, 4:5। 4:5। मैंने अनुपात हटा दिया दोस्तों, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा, कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने मान लिया ये 400 और 500। क्या मान लिया दोस्तों, 400 और 500। पहली परीक्षा कितने नंबर की है, 400 की। दूसरी परीक्षा कितने की है, 500 की। ठीक है, पहली परीक्षा में उसके कितने परसेंट अंक आए, 80%। ठीक है, तो 400 में से 80%। ठीक है, तो दोस्तों 400 का जब 80% निकालेंगे हम, ठीक है, 400 का 80%, ठीक है, ऐसे ये, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 320 नंबर। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 320। इसका मतलब उसके पहली परीक्षा में कितने नंबर आए थे, 320। दूसरी परीक्षा हमारी 500 नंबर की है। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बताने है कि 500 में से कितने परसेंट आए उसके, लेकिन टोटल कितने परसेंट है दोस्तों उसके, 60%। टोटल 60%, मतलब टोटल का समझ रहे हो आप, 400 और 500 900, मतलब 900 नंबर में से उसके 60% नंबर हैं। तो 900 नंबर का 60% पहले निकाल लो, कितने होंगे दोस्तों। ठीक है, तो कितने होंगे, 100 निम्मा 9 छिक्का 54, 540 नंबर होंगे उसके। ठीक है, मतलब उसके टोटल 540 नंबर आए हैं दोस्तों, तभी जाकर के उसके 60% बैठे हैं नंबर। ठीक है, तो 540 नंबर करने हैं हमें पूरे, तो कितने नंबर हो गए दोस्तों, 320 तो हो चुके हैं, 320 हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो कमी किसकी है दोस्तों, 220 की और कमी है। ठीक है, 540 में 200 ये घटा दो ना। ठीक है दोस्तों, जब 540 में से 320 घटाएंगे तो 0, 2 और 2, 220 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 220। इसका मतलब उसने दूसरी परीक्षा में कितने परसेंट अंक, कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 220। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि कितने नंबर है, ये पूछा कितने परसेंट है। तो मुझे ये बताना है 220 500 का कितने परसेंट है। ठीक है, तो 220 को कहाँ रखूंगा दोस्तों मैं, ऊपर, 500 को कहाँ रखूंगा, नीचे, और 100 की क्या करूंगा, गुना। अभी बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था। तो देखो 2 0 से 2 0 क्या हो गए, खत्म। 220 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 44, मतलब उसके 44% अंक दूसरी परीक्षा में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाते में 8000 रुपए थे। ओके, पहले वर्ष में वह उस राशि का 20% जमा कर देता है तथा दूसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 25% निकाल लेता है तथा तीसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर देता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा,
तो दोस्तों कितने हजार रुपए हैं उसके खाते में? फिलहाल 8,000 रुपए हैं, ठीक है। इसका कितने परसेंट और जमा कर दिए उसने? 20%। तो जब ये 8,000 रुपए तो पहले से ही है और 20% और जमा कर दिए, तो कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों? ये 120%। कितने हो गए? 120%। उसके बाद क्या करा उसने? 25% निकाल लिए। 25% निकाल लिए तो बचे कितने दोस्तों? 75%, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करा उसने? 40% पुनः डाल दिए, तो क्या हो गए दोस्तों? 140%। बात खत्म, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो दोस्तों ऐसे ही खत्म होगी, ठीक है। अब क्या बचा? 5 से इसे काटो, 10 को 5 दूनी 10, और 5 से कितनी बार? 15 बार, 2 से कितनी बार? 6 बार, ठीक है। ये आ गया, बस कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 क्या बचा दोस्तों? देखो क्या बचा हमारा? 8, ठीक है। तो और ये क्या है? 15 6 और ये 14, ये बच रहा है दोस्तों हमारा ऊपर, बस इतनी मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 छिक्का 90 और 9 अट्ठे 72, मतलब 720 हो गया दोस्तों, ठीक है। 15 छिक्का 90, 9 अट्ठे 72, 720, और उधर कितना है दोस्तों हमारा? 14। तो 14 0 0, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 सत्ते 98 और 2 100 दोस्तों। तो हमारा आंसर आ गया 10,080 रुपए। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत कम करें ताकि उसका वेतन प्रारंभिक वेतन ही प्राप्त हो जाए जो पहले था, ठीक है। अच्छा, तो वही ये फॉर्मूला पहला नंबर बताया था मैंने, कितने परसेंट की वृद्धि करें? 30% की, है ना। पहले मतलब ऐसा मानो कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 30% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो फिर कितने परसेंट घटाएं उसे ताकि उसका मूल्य पहले वाले है, ठीक है। वही फॉर्मूला x अपॉन, ठीक है। तो क्या दोस्तों? 30%, है ना। तो 30 वही वाला फॉर्मूला है दोस्तों, कौन सा? x अपॉन 100 प्लस x गुणा 100, ये वाला फॉर्मूला सिंगल, ठीक है। सिंगल वो है परसेंट, है ना। तो 30% है प्रारंभिक, है ना। कितने? अब नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 में 30 और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 130 और गुणा 100, ठीक है। तो ये जीरो खत्म हो गया, तो क्या हो गया दोस्तों? 300, है ना, अपॉन 13। तो 13 का 300 में डिवाइड करेंगे जब, तो 13 दूनी 26, 4 जीरो, 13 3 39, 1/13, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये आ गया 23 सही 1/13%, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओके। अच्छा सुनिए, आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो कि कितना दिया है? 125। क्या दिया है? 125। इसका मान हमें क्या दे दिया दोस्तों? 125। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? 1/2 सेम है, जो आधार है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? 10% की, ठीक है। नहीं सॉरी, 20% की दोस्तों, ठीक है। तो जो a है वो a नहीं है, वो a का क्या हो गया? 120%, क्योंकि 20% की क्या कर दी दोस्तों? हमने वृद्धि कर दी, ठीक है। उसके बाद जो ऊंचाई है वो कितने परसेंट बढ़ानी? 10%। तो h नहीं है, अब h का क्या हो जाएगा? h का 110% हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो देखना 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगी? कैंसिल, ठीक है। 4 से कितनी बार कटा? 3 बार। 4 से कितनी बार कटा? 25 बार। फाइनली हमारा क्या बचा? देखो 1/2 a गुना h, a गुना h, ये तो अलग लिख लिए गुना में। फिर क्या बचा दोस्तों हमारा ऊपर? 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33, अपॉन में क्या नीचे बच रहा है दोस्तों? 25, ठीक है। 25 ये बचा, ठीक है। अब 1/2 a इंटू h का मान दोस्तों पहले से ही पता है हमें कि क्या दे रखा है? 125। क्या दिया है? 125। तो क्या हो जाएगा? 33 गुना 33/25 गुना 125, ठीक है। तो 25 पंजे 125, तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16, ठीक है। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? 165। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न है। मिस्टर यादव अपनी मासिक आय का 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है तथा शेष का 50% कपड़े व यातायात पर खर्च करता है। यदि वह प्रति वर्ष 48,456 रुपए की बचत करता है, ठीक है।
यदि वह प्रति वर्ष 48,456 रुपए की बचत करता है तो वह कपड़े तथा यातायात पर कितने रुपए खर्च करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन आपके ये रहे दोस्तों। तो कैसे करेंगे इसे, ठीक है। मासिक आय, अब दोस्तों में मासिक आय की नहीं पता है कितनी है, मान लेते हैं अपने पास से, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जो उसकी मासिक आय है दोस्तों, मासिक आय क्या मान लिया 100 रुपए, ठीक है। मैंने माना कि वो एक महीने में 100 रुपए कमाता है, ठीक है। मासिक आय का 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है। कितने रुपए, 60 रुपए खर्च करता है विद्युत उपकरण पर, ठीक है। तो जब 100 रुपए कमाता है और 60 रुपए विद्युत उपकरण पर खर्च कर दिए तो दोस्तों फिर बचते क्या है उसके पास शेष, 40 रुपए बचते हैं, ठीक है। कितने बचते हैं, 40 रुपए। और ये जो 60 रुपए खर्च करें किस पे करें दोस्तों, विद्युत उपकरण पर, विद्युत उपकरण पर, ठीक है। ये 60 रुपए। मासिक वेतन 100 रुपए, विद्युत उपकरण पर 60% मतलब 60 रुपए खर्च कर दिए, तो 100 में से 60 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे दोस्तों, 40 बचे। आगे चलते हैं। तथा शेष का 50%, जो शेष रुपए हैं 40 ही तो बचे ना, शेष 40, शेष का 50% रुपए, ठीक है। तो 40 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब 40 का 50% दोस्तों 20 रुपए। तो 20 रुपए किस पे खर्च करता है, कपड़े और यातायात पे, ठीक है। 20 रुपए किस पे खर्च करे, कपड़े और यातायात पे। तो जब ये बताइए 40 में से 20 रुपए खर्च कर दी, तो अब कितने बचे दोस्तों उसके पास, 20 रुपए बचे। क्या बचे उसके पास, 20 रुपए। और यही बचत उसकी, ठीक है, ये मासिक बचत है दोस्तों। कितनी बचत है ये, मासिक बचत। और इसने क्या दे रखा है दोस्तों, यदि वह प्रति वर्ष 48,456 रुपए की बचत करता है। ये वार्षिक बचत है और ये मासिक बचत है। या तो ये भी मासिक होनी चाहिए या फिर ये भी वार्षिक होनी चाहिए, ओके। तो ये मासिक बचत है, वार्षिक है। ऐसा करो इसको भी मासिक ही बचत बना लेते हैं दोस्तों, मासिक बचत। तो 48,456, 48,456 में कितने का डिवाइड करेंगे, 12 का, ठीक है। तो करो दोस्तों, 12 चौक 48, ठीक है। उतारा क्या 4 5, तो फिर क्या आ जाएगी 0, है ना, 45 हो गया। और 12 तिया कितना हो गया दोस्तों, 36। तो 45 में से 36 जाएगा, बचेगा 9, उतार ले 96, 12 8 96, क्या हो गए 4038 रुपए। मासिक बचत कितनी है दोस्तों, 4038 रुपए, है ना। और यहाँ के अनुसार देखो तो दोस्तों वो कितनी है, 20 रुपए। तो 4038 किसके बराबर है, 20 रुपए के, ठीक है। यहाँ मासिक बचत कितनी है, 20 रुपए, और वहां मासिक बचत कितनी है, 4038 रुपए। तो 20 जो है 4038 के बराबर हो गया। पूछा क्या है दोस्तों हमसे, तो वह कपड़े तथा यातायात पर कितने रुपए खर्च करता है। हमें वो राशि बतानी है जो राशि वो कपड़े और यातायात पे खर्च करता है। और दोस्तों कपड़े और यातायात पे खर्च करने वाली राशि भी तो कितनी है, 20 रुपए दोस्तों, ठीक है। कपड़े और यातायात पर, विद्युत उपकरण पर 60 रुपए खर्च करता है और कपड़े यातायात पर 20 रुपए खर्च करता है। मतलब 20 का ही मान बताना है दोस्तों में, और हमारा 20 तो 4038 के ही बराबर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, 4038। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया। ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के लिए, गरीब छात्रों का नाश्ता के लिए प्राथमिक विद्यालय में जमा कर दिया। और फिर विद्यालय के अधिकारियों ने कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ते के लिए रखा और 10% राशि किताब खरीदने में खर्च किया, एवं बची राशि जो कि 5000 रुपए है उसे ट्रस्ट को वापस कर दिया, ठीक है। तो बताइए चंदन की आय क्या थी, ये क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया जाता है करने के लिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करना है दोस्तों, और अच्छे से बिल्कुल समझते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है। तो बस हम आज की अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।